उम्र में भी बाबूजी को सब अपने ही हाथ में रखना है। हमें तो बस नाम का बेटा बहू बनाकर रखा है। रात के 11 बज रहे थे जब बड़े बेटे हरीश ने अपनी पत्नी अलका से कमरे में यह बात कही। अलका ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए कहा, धीमी आवाज़ में बोलिए जी, कहीं छोटे भाई नितिन और उनकी पत्नी सुन न लें। वैसे आपकी बात सही है, पूरे खेत खलिहान और शहर वाली दुकान का सारा मुनाफा बाबूजी अपने ही पास रखते हैं। हमें तो हर महीने बच्चों की फीस के लिए भी उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तभी दरवाजे के पीछे खड़ी छोटी बहू शालिनी के कानों में ये बातें पड़ गईं। वह रसोई से पानी लेने आई थी। उसने तुरंत अपने पति नितिन को जाकर यह बात बताई। नितिन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, शालिनी, भैया भाभी कुछ भी सोचे, लेकिन बाबूजी जो करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। हमें उनके फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। अगली सुबह 75 वर्षीय राम शरण जी रोज़ की तरह आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियाँ थीं, लेकिन आँखों में गजब का आत्मसम्मान था। उन्होंने अपने दोनों बेटों और बहुओं को पास बुलाया। राम शरण जी ने एक पुराना मखमली डिब्बा मेज़ पर रखा और बोले, यह इस घर के सारे बैंक खातों के पासबुक, दुकान के कागजात और वसीयत की फाइल है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि अब इस घर की जिम्मेदारी तुम लोग संभालो। हरीश और अलका की आंखों में चमक आ गई। अलका तुरंत आगे बढ़ी और बोली, बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बड़े होने के नाते हरीश जी सब संभाल लेंगे। तभी राम शरण जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और कहा, रुको अलका, जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारों से नहीं आती। इस डब्बे की 3 चाबियां हैं। एक चाबी हरीश के पास रहेगी, दूसरी नितिन के पास और तीसरी मेरे पास। कोई भी फैसला दोनों भाइयों की सहमति के बिना नहीं होगा। हरीश को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि बड़े भाई होने के नाते पूरा हक उसका होना चाहिए था। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल बदलने लगा। हरीश ने शहर की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। अलका अक्सर शालिनी को तंज कसती, दुकान से जो कमाई आती है उसी से यह घर चल रहा है, तुम लोग तो बस आराम कर रहे हो। शालिनी चुप रह जाती, क्योंकि वह घर पर रहकर बीमार बाबूजी की सेवा करती थी। एक दिन हरीश के पास उसका एक पुराना दोस्त आया, जिसने उसे एक रियल्टी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने का लालच दिया। उसने कहा, हरीश, अगर तुम अभी दुकान के नाम पर 5 लाख का लोन ले लो तो 6 महीने में यह पैसा डबल हो जाएगा। हरीश के मन में लालच आ गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि बैंक से लोन लेने के लिए दुकान के असली कागजात चाहिए थे, जो राम शरण जी के उस मखमली डिब्बे में बंद थे। डिब्बा खोलने के लिए दोनों चाबियों की ज़रूरत थी। एक दोपहर जब नितिन किसी काम से बाहर गया था और बाबूजी सो रहे थे, हरीश ने नितिन के कमरे की तलाशी ली और उसकी चाबी चुरा ली। उसने अलमारी से डिब्बा निकाला, अपनी और नितिन की चाबी लगाकर उसे खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने दुकान के कागजात निकाले, उसकी नज़र बाबूजी की लिखी वसीयत पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने वसीयत खोलकर पढ़ी। उसे पढ़ते ही हरीश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वसीयत में लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद शहर की दुकान बड़े बेटे हरीश की होगी और गांव के सारे खेत छोटे बेटे नितिन के होंगे। लेकिन यदि मेरे जीते जी किसी भी बेटे ने छल से संपत्ति हथियाने की कोशिश की
तो पूरी संपत्ति एक अनाथ आश्रम के नाम कर दी जाएगी। हरीश घबरा गया। उसने तुरंत कागजात वापस रखे, डिब्बा बंद किया और नितिन की चाबी वापस उसके कमरे में रख दी। उसने लोन लेने का विचार छोड़ दिया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अलका ने उसे डिब्बा खोलते हुए देख लिया था। अलका के मन में वसीयत की बात सुनकर लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर किसी तरह नितिन को बाबूजी की नज़रों में गिरा दिया जाए तो बाबूजी वसीयत बदल देंगे। अगले ही दिन अलका ने बाबूजी के कमरे से उनके सोने के पुराने चश्मे और कुछ पैसे गायब कर दिए और उन्हें शालिनी के रसोई घर के एक डब्बे में छिपा दिया। शाम को जब बाबूजी ने अपना चश्मा ढूंढा तो अलका ने शोर मचा दिया, बाबूजी, कल मैंने शालिनी को आपके कमरे से निकलते देखा था, कहीं उसने? राम शरण जी ने गंभीर आवाज़ में कहा, बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ अलका। तो फिर पूरे घर की तलाशी ली जाए, अलका ने चुनौती दी। जब तलाशी शुरू हुई तो शालिनी के रसोई घर से वह चश्मा और पैसे बरामद हो गए। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, भगवान कसम, मैंने यह नहीं चुराया। नितिन भी हैरान था। हरीश चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। तभी आंगन में लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ राम शरण जी का ध्यान गया, जिसे नितिन ने पिछले महीने ही बाबूजी की सुरक्षा के लिए लगवाया था, लेकिन इसके बारे में अलका को नहीं पता था। राम शरण जी ने नितिन से कहा, नितिन, जरा कल दोपहर की रिकॉर्डिंग निकालना। जैसे ही टीवी पर रिकॉर्डिंग चली, पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि अलका चुपके से शालिनी की रसोई में सामान छिपा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग में हरीश भी नितिन की चाबी चुराकर डिब्बा खोलते हुए साफ नजर आ रहा था। दोनों बेटों और बहुओं के सिर शर्म से झुक गए। राम शरण जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गदगद आवाज़ में कहा, मैंने यह 3 चाबियों का नियम इसलिए बनाया था ताकि तुम दोनों भाई हमेशा मिलकर रहो, लेकिन तुम लोगों ने तो मर्यादा ही पार कर दी। हरीश बाबूजी के पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अलका भी रोने लगी। राम शरण जी ने मेज़ पर रखी तीनों चाबियां उठाई और उन्हें आंगन के कुएं में फेंक दिया। उन्होंने कहा, आज से इस घर में कोई चाबी नहीं होगी, ना कोई अलमारी बंद होगी, ना कोई कमरा। संपत्ति की वसीयत मैंने आज ही रद्द कर दी है। अब यह घर और दुकान तब तक मेरे नाम रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। तुम दोनों यहाँ सिर्फ एक परिवार की तरह रहोगे। जो कमाओगे वो सीधे घर के साझे डिब्बे में आएगा। नितिन और शालिनी ने बाबूजी को संभाला। हरीश और अलका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि रिश्तों की वसीयत कागजों से नहीं बल्कि दिल के विश्वास से लिखी जाती है। राम शरण जी के इस कड़े लेकिन सूझबूझ भरे फैसले ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। कुएं में गिरती चाबियों की गूंज जैसे हर किसी के अंतरात्मा में गूंज रही थी। उस रात घर के किसी भी कोने में लाइट जल्दी बंद नहीं हुई। हर कोई अपने अपने कमरे में अपनी गलतियों और बदलते रिश्तों के मलबे को समेटने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी तो हमेशा की तरह राम शरण जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन आज उनके हाथ में अखबार नहीं था। वह बस सूनी आँखों से आसमान को देख रहे थे। तभी हरीश और अलका धीरे धीरे कदमों से उनके पास आए।
हरीश की आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह रात भर सोया नहीं है। उसने बाबूजी के पैरों को छुआ और रुआसी आवाज़ में कहा, बाबूजी, कल रात मैंने और अलका ने मिलकर एक फ़ैसला किया है। हमने इस घर का भरोसा तोड़ा है, इसलिए हमारा अब यहाँ रहने का हक नहीं है। हम आज ही शहर जा रहे हैं। वहाँ मैं मेहनत मजदूरी करके अलका और बच्चों का पेट पाल लूँगा। अलका ने भी सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, मुझे अपनी बड़प्पन की भूख और लालच पर बेहद शर्मिंदगी है। शालिनी ने हमेशा मुझे बड़ी बहन माना और मुझे माफ़ कर दीजिए। राम शरण जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रसोई से नितिन और शालिनी चाय की ट्रे लेकर बाहर आए। नितिन ने आगे बढ़कर हरीश का हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया, अगर आप घर छोड़कर चले गए तो दुनिया कहेगी कि छोटे भाई ने हक मार लिया और क्या सजा देने में खोया हुआ भरोसा वापस आ जाता है। बाबूजी ने ताले तोड़े हैं, परिवार नहीं। शालिनी ने अलका के हाथ से उनका बैग ले लिया और मुस्कुराकर बोली, दीदी, आज से रसोई का काम हम दोनों मिलकर संभालेंगे। और हाँ, आज दोपहर के खाने में आपकी पसंद की कढ़ी बन रही है, मुझे खिलाना मत भूलिएगा। माहौल थोड़ा हल्का हुआ और राम शरण जी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, घर से भागना आसान है हरीश, लेकिन टूटे हुए विश्वास को यहीं रहकर कमाना असली परीक्षा है। चलो सब लोग चाय पियो और काम पर लगो। दिन बीतने लगे। घर में अब कोई ताला नहीं था, लेकिन रिश्तों की मर्यादा का अदृश्य पहरा हर जगह था। हरीश अब दुकान का एक एक पैसे का हिसाब रोज रात को नितिन और बाबूजी के सामने रखता। अलका भी शालिनी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और हर बात में उसकी राय लेती। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन असली परीक्षा अभी आनी बाकी थी। करीब 3 महीने बाद एक शाम हरीश जब दुकान से लौटा तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह बहुत घबराया हुआ था। राम शरण जी ने भांप लिया और पूछा, क्या बात है हरीश, सब खैरियत तो है? हरीश ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक नोटिस निकाला और मेज़ पर रख दिया। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, अनर्थ हो गया। जिस दोस्त के बहकावे में आकर मैंने उस रियल्टी प्रोजेक्ट की बात की थी, वह दरअसल एक नंबर का जालसाज था। उसने मेरे पुराने जाली दस्तखत और दुकान के कुछ पुराने कागजातों की फ़ोटो कापी का इस्तेमाल करके बाज़ार से 10 लाख रुपए का कर्ज ले लिया है और खुद शहर छोड़कर भाग गया। अब फाइनेंसरों ने हमारे नाम पर नोटिस भेजा है। अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं चुकाए तो हमारी दुकान की नीलामी हो जाएगी। यह सुनते ही अलका के होश उड़ गए। वह खुद को कोसने लगी। यह सब मेरे लालच का नतीजा है। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। दुकान राम शरण जी की जिंदगी की जमा पूंजी थी। पूरे घर में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। हरीश सिर पकड़कर बैठ गया। उसे लग रहा था कि इस बार बाबूजी उसे घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। तभी नितिन कमरे में आया और एक छोटा मखमली थैला लेकर आया। उसने वह थैला सीधे राम शरण जी के हाथ में रख दिया। राम शरण जी ने पूछा, यह क्या है नितिन? नितिन ने कहा, बाबूजी, यह शालिनी के गहने हैं और कुछ पैसे जो मैंने अपने हिस्से की खेती से बचाकर बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए थे। इन्हें मिलाकर करीब 6 लाख रुपए हो जाएंगे।
शालिनी ने आगे बढ़कर अलका का हाथ थामा और कहा, दीदी दुकान सिर्फ भैया की नहीं, हम सब की है। दुकान बचेगी तो हमारा मान बचेगा। हरीश हैरान रह गया। इस भाई का हक वह कल तक मारना चाहता था, वही भाई आज अपनी सारी जमा पूंजी उसके लिए दांव पर लगा रहा था। हरीश ने कहा, नहीं नितिन, मैं यह नहीं ले सकता। तुम्हारी मेहनत की कमाई मेरी गलती की भेंट नहीं चढ़ेगी। तभी राम शरण जी खड़े हुए। उन्होंने दोनों भाइयों के कंधों पर हाथ रखा और कहा, हरीश, जब डिब्बे में 3 चाबियां थी तब तुम दोनों अलग थे। आज जब कोई चाबी नहीं है तो तुम दोनों एक हो गए हो। नितिन की पूंजी और मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उन्हें मिलाकर हम यह कर्ज चुकाएंगे। दुकान भी बचेगी और परिवार भी। अगले 2 दिनों के भीतर राम शरण जी और दोनों बेटों ने जाकर उस कानूनी उलझन को सुलझाया। जालसाज दोस्त के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और फाइनेंसरों का पूरा हिसाब चुकता कर दिया गया। दुकान पर आया संकट टल चुका था। उस रविवार राम शरण जी ने पूरे परिवार को फिर से आंगन में इकट्ठा किया। उन्होंने आंगन की कुएं की तरफ इशारा किया जिसमें उन्होंने चाबियां फेंकी थी। राम शरण जी भावुक होकर बोले, उस दिन जब मैंने चाबियां कुएं में फेंकी थी तो मुझे डर था कि कहीं मेरा परिवार भी बिखर ना जाए, लेकिन आज मुझे गर्व है। तिजोरियों में बंद सोने चांदी को बचाने के लिए तालों की ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ एक दूसरे के लिए त्याग और सम्मान की भावना हो वहाँ ताले खुद ब खुद बेमानी हो जाते हैं। आज से इस घर की चाबी किसी लोहे के टुकड़े में नहीं बल्कि तुम चारों के एक दूसरे पर अटूट विश्वास में है। हरीश और नितिन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अलका और शालिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर धूप चमक रही थी और घर के खुले दरवाजे से हवा के झोंके ऐसे गुजर रहे थे जैसे कह रहे हों, घर दीवारों से नहीं दिलों के तालमेल से बनता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।